नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कनौजिया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद किया और कृषि विधेयकों को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठ की हवा निकाली। उन्होंने कहा कि यह कृषि कानून रातों रात नहीं आए, सालों से कृषि कानूनों पर चर्चा हो रही थी। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि नए कृषि विधेयक के आने के बावजूद एमएसपी जारी रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकार के मुकाबले मौजूदा केंद्र सरकार ने किसानों को ज्यादा एमएसपी दिए जाने के प्रावधान किए ताकि किसानों की आय बढ़ सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सिलसिलेवार कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे जो झूठ है उसकी हवा निकाली उन्होंने। पीएम ने साफ स्पष्ट किया कि जो सारी बातें हैं विपक्ष द्वारा की जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। ना ही मंडी में जो किसानों को बताया जा रहा है कि एपीएमसी एक्ट के तहत उनको मंडी में अपने फसल बेचने से रोक दिया जाएगा, वो भी गलत है। साथ ही किसानों को जो बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उनकी जो जमीन गिरवी रख ली जाएगी, वो भी गलत है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात रखी और बताया कि आखिर किस तरीके से कृषि कानून किसानों के हित में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। प्रेमकांत तिवारी जी हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इनसे चर्चा करने से पहले हम आपको सुना देते हैं कि जब किसानों के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आपको सुनाते हैं। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई। ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी। और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार में ज्वार पर एमएसपी थी 1520 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर एमएसपी थी 1950 रुपये। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय चने पर एमएसपी थी 3100 रुपये। हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय तूर दाल पर एमएसपी थी 4300 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपये एमएसपी दे रही है। एमएसपी बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज की खरीदारी एमएसपी पर की जाए। कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर। हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है।
मंडी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा। मंडी भी चालू है, मंडी में भी आकर के बेच सकता है, जो पहले था वो भी कर सकता है, किसान की मर्जी पर करेगा। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, प्रेमकांत जी हैं, राघवेंद्र प्रताप जी हैं। प्रेमकांत जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि जब इतनी बातें प्रधानमंत्री ने स्पष्ट की हैं और पहले भी करते रहे हैं, जब से कृषि कानून विधेयक पास हुए हैं, कानून जो बनाए हैं लोग संसद द्वारा पास किए गए, प्रधानमंत्री ने करीब 2 दर्जन से ज़्यादा बार, 25 से ज़्यादा बार अपनी बातें रखी हैं और जो भ्रांतियां, भ्रम जो फैले हैं उनको दूर लगातार किया है, लेकिन इसके बावजूद राजनीति हो रही है। आपकी क्या टिप्पणी है? मैं एक बात ये समझता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समझाने का प्रयास किया है, वो अभी उस कार्य को और भी कुछ ब्यूरोक्रेसी है, कुछ प्रबुद्ध लोग हैं जो जनता में पढ़े लिखे लोग जो समझदार हैं, उनको चाहिए इन कानूनों को ढंग से पढ़ें और व्यापक रूप से देख करके ये किसानों को समझाने का प्रयास करें कि ये आपके हित में हैं, तभी ये बात बनेगी। वरना असल में देखिए तो जो आंदोलन में जुटे हुए हैं कुछ किसान, तो उसमें हम देख रहे थे कई प्राइवेट चैनल्स ने भी इंटरव्यू किया और कई लोगों को यही नहीं मालूम है कि उनकी वास्तव में मांगे क्या हैं, वो आए किस लिए, आंदोलन में जुड़े किस लिए। और उनसे जब ये पूछा गया कि भाई आपके जहन में क्या एक खाका है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि मुद्दे क्या हैं, तो उन्होंने कहा साहब हमारी खेती ले ली जाएगी। अरे ले ली जाएगी, ये आपकी जब विकल्प है आपके सामने कि आप अनुबंध की खेती में आप शामिल होना चाहते हैं कि नहीं, वो स्वैच्छिक है। तो जब स्वैच्छिक है, कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है, तो आपकी खेती कैसे ले ली जाएगी? रह गई बात मंडी की, रह गई बात न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं इस बात का बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त होने वाला नहीं है और आपके लिए मंडियों की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। बस एक आपके सामने विकल्प ये मौजूद है कि आपको अगर अपनी स्थानीय मंडियों में अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है तो आप कहीं भी ले जा सकते हैं। मेरे साथ राघवेंद्र जी भी हैं। राघवेंद्र जी, आपने सुना प्रेमकांत जी को, लेकिन एक बात और लगातार बीच में कही जा रही है कि एपीएमसी एक्ट में जो संशोधन हुआ उसे मंडी खत्म कर देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि ये किसान के ऊपर है कि अपना प्रोडक्ट अगर उसको उचित मूल्य मिल रहा है वो मंडी में जाके बेचे, या स्वतंत्र है वो कहीं भी किसी भी जगह जाकर के बेच सके। लेकिन इसके बावजूद इसको ले करके एक कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। देखिए, पीएम हमेशा कह रहे हैं कि एपीएमसी मंडियों को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है और किसान स्वतंत्र है कहीं भी अपना बेचने के लिए, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए है, न कि ज़मीन के लिए है। फिर भी एक वर्ग लगा हुआ है बार बार किसानों में एक अनावश्यक भ्रम फैलाने के लिए कि आपकी ज़मीनें ले ली जाएंगी, मंडियां ख़त्म कर दी जाएंगी, लेकिन कहीं भी इस अधिनियम में ऐसा नहीं है। मेरा भी यही मानना है कि प्रेमकांत सर जैसा कह रहे थे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवी और जो ब्यूरोक्रेसी है या सरकारी सिस्टम जो है वो किसानों तक, गाँव तक इस बात को पहुँचाए कि ये आपके हित में है, इसमें आपकी ज़मीनें नहीं ली जाएंगी, आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी, आपको बाढ़ से, सूखा से, जो भी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आती थी उनसे आपको बचाया जाएगा, और आपके जो भी कृषि आप करेंगे उसका शुरू में ही आपको दाम दे दिया जाएगा एक उचित मूल्य। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की ज़रूरत है कि किसानों को जागरूक किया जाए और सरकार की जो बात है वो किसानों तक पहुँचे और किसान किसी के बहकावे में आकर आंदोलन में शामिल ना हो। क्योंकि अगर किसान के दिमाग में बैठा रहेगा कि हमारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, तो 80% छोटे मझोले किसान हैं जो बहुत शिक्षित भी नहीं हैं,
कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी भी बहुत है, तो उनको समझाना कहीं ना कहीं सरकार की है जिम्मेदारी है कि अपने स्रोतों से वो समझाए अपने लोगों के माध्यम से। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं और लगातार किसानों के कल्याण के लिए वो अनवरत प्रयासरत है। तो फिलहाल वक्त है ब्रेक का। कहाँ? कैश विड्रॉ करने, और हाँ, जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट लेने। क्यों जोखिम उठा रहे हैं? अब बैंक आएगा आपके पास। तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लूं? अपॉइंटमेंट आपका हो चुका है बैंक के साथ। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करो आराम। भैया, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब आप जल्दी से आ जाओ, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है फीस के लिए। समझो, मैं आ गया। 1 मिनट। कैसे भैया? डोर स्टेप बैंकिंग से। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और हमारे साथ चर्चा में दो खास मेहमान प्रेमकांत तिवारी और राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। दोनों से ही जानते हैं कि क्या है मायने ये जो आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से किसान आंदोलन के बीच में लगातार प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे हैं। आपने कहा प्रेमकांत जी कि सरकार और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको आगे आना चाहिए। तो देखिए, जो एक अवेयरनेस कैंपेन की कमान एक तरीके से प्रधानमंत्री ने स्वयं संभाल रखी है, लेकिन साथ ही कई वेरियस लेवल पे भी मैं आपके माध्यम से दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूँ कि 1,40,000 से ज़्यादा वेबिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए हैं, जिसके जरिए लोगों को बताया गया है, किसानों को बताया गया कि कैसे कृषि कानून जो हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही लगातार जो वेरियस लेवल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और इवन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वो वहाँ लोग जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से विपक्ष ने कहीं ना कहीं अपना रवैया बना रखा है कि वो अड़े हुए हैं, एक तरीके से भ्रम फैलाने को लेकर के, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने, जब उनकी सरकारें थी तो उन्होंने इसको लागू करने के लिए लगातार चर्चाएं की थी। प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि ये एक यकायक नहीं आया, इसके लिए लंबे अरसे से लगातार चर्चा चल रही थी। वहीं पर कनौजिया साहब, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जितनी मान लीजिए बड़ी भी संख्या दिख रही है, तो बड़ी संख्या भी जो है वो पूरे ग्रामीणों और पूरे किसानों का एक अंश भी जो है, समझ लीजिए 2% भी नहीं है ऐसे लोग जो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, 1% भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता कि वो सारे किसानों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब बात रह जाती है कि धीरे धीरे ये बात बहुत से लोगों में समझ में भी आ रही है। आप देख रहे हैं हरियाणा के भी कम से कम 2 किसान नेताओं और उनके साथ में उनकी टीम ने सरकार से बात की, समर्थन व्यक्त किया है। उत्तराखंड के भी जो है किसानों ने समर्थन व्यक्त किया है। दूसरे आप देखिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे उनकी स्थितियां भी अलग हैं, तो ये किसान वहाँ पर बहुत ही न्यूनतम संख्या में हैं जो शामिल हैं आंदोलन में। मैं दोबारा इस बात को कहना चाहूँगा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनमें से भी बहुत से लोगों को असली मुद्दे की जानकारी ही नहीं है और उनके बीच में जो भ्रम फैला हुआ है। बहुत से लोग तो एक ये भी स्थिति देखी गई है, उन्होंने कहा चलो भाई क्या कर रहे हो, चलो दिल्ली हो आते हैं। दिल्ली हो आने के नाम पर जो है वो पहुंच गए हैं। अच्छा, वहाँ पर भोजन पानी की व्यवस्था और इन सब चीज़ों तो चलिए ठीक है, सैर सपाटा भी साथ में हो रहा, आंदोलन में भी शामिल हैं। तो मैं ऐसी चीज़ के लिए दोबारा ये बात कहना चाहूँगा कि उन किसानों को ये समझाने की ज़रूरत है कि आप अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए, बल्कि आइए बातचीत कीजिए। प्रधानमंत्री ने रास्ता खोला हुआ है बातचीत का, और बातचीत, संवाद करना किसी भी चीज़ के लिए एक सबसे बड़ा हल है। और हल के ज़रिए वो कम से कम समझे कि वास्तव में उनकी आशंकाएं क्या हैं। उन आशंकाओं को निर्मूल करने के लिए सरकार का पक्ष, प्रधानमंत्री स्वयं जब इस बात के लिए तैयार हैं,
तो ये एक बहुत बड़ी बात है और किसानों को समझौते की सीधे सीधे मेज पर आमने सामने बैठ करके सरकार से बातचीत करनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एमएसपी जारी रहेगी और साथ ही उन्होंने कई बातें बताई कि किस तरीके से पिछली सरकारों के मुकाबले उनकी सरकार ने एमएसपी को बढ़ाया है। काफ़ी अच्छी बात कह सकते हैं कि फीसदी अगर कहा जाए तो बढ़ाया है। एक बात मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों में अगले 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री स्वयं एक बार फिर किसानों से चर्चा करेंगे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ। तो शायद अपनी बात को एक बार फिर पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। लेकिन मैं इस राघवेंद्र जी आपसे जानना चाहता हूँ, लगातार विपक्ष कह रहा है कि किसान विरोधी है ये केंद्र सरकार, लेकिन अगर आंकड़े देखें 2014 से 19 तक के बीच के, तो काफ़ी जो धनराशि है सरकार ने किसान कल्याण के कामों के लिए खर्च की। मैं कुछ बताना चाहूँगा, 2014 से 19 तक में 2,11,000 करोड़ रुपए खेती बाड़ी के जितने भी बजटीय खर्च था जो केंद्र सरकार ने किया। इसके साथ ही एमएसपी के लिए जो खरीदारी होती है उसके लिए भी बजट बहुत बड़ा है। तो आप इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस कार्यकाल को और जो एक्शन है मौजूदा सरकार के किसानों के वेलफेयर के लिए, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी सरकार जब से आई है 2014 के बाद से आप देख लीजिए, तो किसानों के लिए चाहे वो सॉइल टेस्टिंग की बात हो या फसलों की आय दोगुना करने की बात हो, अपने कदम लगातार आगे बढ़ाती रही है। और आज ये जिस अधिनियम का विरोध हो रहा है कि किसान विरोधी है, किसानों की ज़मीनें छीनने जाएगी, 2000 से ये प्रकरण चल रहा है शंकर लाल कमेटी के द्वारा। 2017 में बैठक हुई, 2013 में हुई, 2020 में ये नियम बना है। अब इसमें किसानों की ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, लेकिन किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो उपज है उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी है और उसी पे भुगतान होना है। यहाँ समस्या ये है कि जो यहाँ पे मंडी माफिया हैं उनकी दुकानें ज़रूर बंद हो जाएंगी और इसी बात का लेकर विरोध है। और उनसे जुड़े हुए जो लोग मंडियों पे अपना कब्जा जमाए हुए हैं, किसानों के पैदावार को औने पौने दामों में खरीदते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं, उनकी दुकानें बंद न हो, इसलिए कहीं ना कहीं से ये आंदोलन को हवा दे रहे हैं। किसानों के अंदर एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि आपकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। किसान तो स्वतंत्र है, जब चाहे अपना एग्रीमेंट भी ख़त्म कर सकता है। किसान स्वतंत्र है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहे या ना करना चाहे, इसमें ज़मीन छीनने की कोई बात ही नहीं है। मैं ये कि सरकार कहीं ना कहीं अपने स्रोतों से किसानों को ये बात पहुंचाए कि आपकी ज़मीनें नहीं छीनी जाएगी, हम आपकी आय बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और सरकार किसान के साथ है, तब जाकर के इसका समाधान निकल पाएगा। और विरोधियों को भी समझ में आएगा कि नहीं, अब किसान सरकार की बात को समझने लगे हैं, अपने अधिकार को जानने लगे हैं और किसानों को अब समझ में आ रहा है कि नहीं हमारा फ़ायदा है इसमें, तो किसान कहीं ना कहीं से निश्चिंत रहेगा सरकार के प्रति। मैं जब जिस तरीके से किसान जो कृषि विधेयक है उसका विरोध हो रहा है, मैं कुछ दो राजनीतिक आपको बातें बताना चाहूँगा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में कृषि विधेयक को फाड़ देते हैं, उससे पहले वो उसको अपने यहाँ लागू कर चुके थे। एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री हैं जो कि पूरे देश में किसान आंदोलन का तो समर्थन कर रही है, लेकिन जब भारत बंद बुलाया गया तो अपने यहाँ उस बंद को उन्होंने कहीं से भी सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसे में साफ नज़र नहीं आता कि ये कहीं ना कहीं ये विरोध ना होकर के किसानों की भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, ताकि अपनी राजनीतिक जो वोट है उसको साधा जा सके, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं एक इमोशनल भावनात्मक मुद्दा रहा है हमेशा से चुनावों के लिए। देखिए, विरोध तो इसीलिए हो रहा है ना कहीं सत्ता में आने के लिए। हम पंजाब में विरोध करें, पहले समर्थन करें, ट्वीट करें कि नहीं ये किसानों के हित में है, जब हमें लगे नहीं पंजाब के किसान आए हैं आंदोलन को हवा देंगे कि नहीं ये गलत है। कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री किसान बिल को फाड़ रहा है, अधिनियम को, ये बहुत बड़ी बात है। एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता किसी भी राज्य का कि वो किसी भी पीएम के अधिनियम को फाड़े। संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति अधिनियम फाड़ रहा है, वो कोई अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात की जाए जिन्होंने इस अधिनियम को फाड़ा, वो राहुल गांधी नहीं है, सिर्फ एक सांसद नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं अधिनियम का फाड़ना कहीं से स्वीकार्य नहीं है। और किसानों के नाम पे बस वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से देखा जा रहा है। जो भी विरोध का स्वर ये दिखाई दे रहा है वो राजनीति से प्रेरित है कि हम सत्ता में किसानों को दिग्भ्रमित करके कैसे आ सकते हैं, उसी की लालसा में आंदोलन को हवा दी जा रही है। देखिए जी अपनी बात पूरी करें। मैं एक बात ये महसूस करता हूँ कि जब
कृषि बीमा योजना, फसल बीमा योजना, किसानों की दुर्घटना में किसी सूरत में मृत्यु हो जाती है तब का बीमा है, या किसान सम्मान निधि है, ये सारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैं एक बात और थोड़ा जोर दे करके ये कहना चाहूँगा कि हम एक कल्याणकारी राज्य हैं। कल्याणकारी राज्य होने के नाते हम किसी भी सूरत में किसानों के अनहित करने के कोई प्रयास कर ही नहीं सकते, वो साहस भी नहीं जुटा सकते। राजनीतिक दृष्टि से भी अगर आप देख लीजिए तो ठीक है, किसी ने बिल फाड़ा और किसी ने इस तरीके से विरोध किया, वो अलग बात है। वो देखिए, राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा एक जो उद्देश्य होता है वो सत्ता को हथियाने का होता है, और वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं या आना चाहते हैं। तो इस लिहाज से वो जो सत्ता पक्ष कर रहा होता है उसका विरोध करना उनका अपना एक राजनीतिक धर्म जैसा बन जाता है। हालांकि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका ये नहीं कहलाएगी, उनकी रचनात्मक भूमिका ये नहीं कहलाएगी, लेकिन इसके बावजूद अब एक बात ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जब किसानों की जोतें, जो भूमि है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में रह गई है, जनसंख्या ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है जनसंख्या का, बहुत सारी चीज़ें, अब पारंपरिक खेती नहीं रह गई है, अब हल बैल से खेती नहीं होती है और ट्रैक्टर से खेती होती है, मशीनों से खेती होती है। ऐसी सूरत में बहुत छोटी छोटी ज़मीनों का संचालन बहुत आसान नहीं रह गया है। और दूसरे आप देख लीजिए, मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, मेरे यहाँ खुद किसानी खेती होती है। अब सबसे बड़ी समस्या एक ये है कि अगर बाड़ न लगाई जाए, चारों तरफ तारबंदी न की जाए, तो ऐसा जानवरों का एक जो है वो आतंक होता है कि ये एक जो वनरोज कहलाता है, ब्लू बुल जिसको कहते हैं, उसका बहुत अटैक होता है। तो ये पूरे तौर से जब एक चौहद्दी एक एरिया उसको घेरा जाएगा तभी सुरक्षित खेती की जा सकती है, तभी वैज्ञानिक खेती की जा सकती है। बहुत छोटी छोटी जोतों में खेती बहुत अच्छी हो नहीं सकती, और वो भी तब जब किसानों के सामने ये विकल्प मौजूद है, उनकी इच्छा को बराबर सम्मान दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूं उनको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं भी ये लोकतांत्रिक देश में कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, किसानों का अहित तो कर ही नहीं सकती, उनका गुस्सा भी नहीं मोल ले सकती और है। जब इस बिल की ही बात करें तो लंबे अरसे से जब चर्चा होती आई है, चाहे पक्ष रहा हो या विपक्ष रहा हो, कहीं ना कहीं इस चर्चा का हिस्सा रहा होगा, तो सबके जहन में एक बात तो रही होगी कि किसान का क्या हित है इसमें, और किसानों के हित की ही बात होनी चाहिए। ऐसे में लगातार विरोध करना भी कहीं ना कहीं किसानों के साथ अनुचित होगा, कि जो एक उनको मौका मिल रहा है उनकी खेती को मॉडर्नाइज करने का, वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से जाएगा अगर इस तरीके से बिल अगर। देखिए अमित जी, बहुत बड़ा एक तबका किसानों का वो है जो जिनके बच्चे शहर में आ गए, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, किसी दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, अब खेती संभालने वाला कोई नहीं, पड़ती पड़ी रहती है जमीनें। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत एक अच्छा विकल्प है कि वो खेती अगर अपनी दे देते हैं और उसके एवज में अच्छी आमदनी हासिल करते हैं और उनके अधिकारों को कोई छू नहीं रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत अच्छा विकल्प है। बहुत कम है मेरे पास राघवेंद्र जी, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये कृषि जो विधेयक है जिस तरीके से क्यों उनको जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि लगातार पूरी जो केंद्र सरकार है वो तो कह ही रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित के लिए लाए हैं। देखिए, कृषि वो क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़, आपदा, सूखा, हर परिस्थिति में किसान प्रभावित होता है और उसे अपनी उपज का उचित आय नहीं मिल पाता है, तो किसान गरीबी में जीने को मजबूर होता है। अब इस बिल से कहीं ना कहीं उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अपने फसल का शुरू में ही उसे भाव मिल जाएगा कि ये हमारा उचित भाव है, हम ले लिए। इसके अलावा मंडियाँ खुली हैं, हम अपने उपज का जिनको चाहें बेच सकते हैं, हमारी बाध्यता नहीं है कि हमको आप ही को देना है। तो कहीं ना कहीं से किसान के पक्ष में है और किसान इस चीज़ को समझें कि हमको इससे फ़ायदा होना है ही होना है। और मोदी सरकार जब कोविड-19 महामारी में जहां विकास के सारे पहिए थम गए, 6-6 हज़ार रुपये अगर नॉल भेज रही है किसानों के खाते में, तो ये बिल भी उसी आधार पर लाइए कि हम किसानों की आय बढ़ाएं, किसानों को कहीं ना कहीं से खुशहाल करें, उनकी आमदनी बढ़ाएं। और किसान भी लगभग इस चीज़ को समझ रहा है, लेकिन अगर एक आंदोलन खड़ा है तो विपक्ष हो उसमें शामिल और हवा दी जा रही है, तो इस चीज़ को किसानों को समझाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है कि वो अपने मशीनरी के माध्यम से किसानों के अंदर जागरूकता फैलाए और सारी बातों को
अपने वहाँ तक पहुँचाए अपने कार्यकर्ताओं से या अपने सरकारी मशीनरी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, प्रेमकांत जी, राघवेंद्र जी, जिन्होंने आए अपनी राय रखी इस कृषि विधेयक के बारे में और बताया हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से जो कृषि विधेयक है उनके हित में है। साथ ही उन्होंने एक बात कही कि सरकार को आगे आकर के किसान भाइयों तक पहुंचना चाहिए और उनको एक बार फिर अपनी बात को रखना चाहिए कि आखिर किस तरीके से ये जो बिल है उनके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव लेकर के आएगा, उनके जीवन को बदलेगा। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, धन्यवाद।